उनका नाम सीमा है। आँखों में बहुत सारे सपनों को लेकर वे भी किसी की तरह एक ऊंचा उड़ान भरना चाहती थीं। लेकिन यह सपना तो सिर्फ उनका भ्रम निकला। सारे सपने चकनाचूर हो गए। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा असामयिक और अप्रत्याशित घट जाता है कि हमारी ज़िंदगी की जो गाड़ी अच्छी खासी अपनी पटरी पर चल रही होती है, वह एक झटके के धमाके के साथ उलट पुलट जाती है। जिस गाड़ी में हम बैठकर आनंदपूर्वक सफ़र कर रहे होते हैं, वही हमें व हमारे अरमानों को कुचल कर कितना मजबूर और असहाय बना देती है। ऐसा ही कुछ उस दिन घटा था जब बाबूजी की बस दिल्ली मार्ग पर एक पेड़ से टकरा गई थी और इधर हमारे पूरे 5 प्राणियों की जीवन रूपी गाड़ी आंधियों व तूफानों से टकराने के लिए शेष रह गई थी। बाबूजी थे तो यही सफ़र कितना आनंददायक लगता था। उनकी मृत्यु के बाद लगने लगा था कि जिस गाड़ी में हम बैठे हैं उसका चालक नहीं है और टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरती हुई यह गाड़ी हमें खींचे ले जा रही है। खबर पाते ही सब नाते रिश्तेदार इकट्ठे हो गए थे। सभी और दार्शनिकता भरे दिलासों की भरमार थी। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। बेचारे अच्छे खासे गए थे, क्या मालूम था लौटेंगे ही नहीं आदि। अब क्या होगा इन सभी का। जो कोई भी घर में आता हम बच्चों को छाती से चिपका कर रो उठता। घर की दीवारों को भी चीरने वाली गूंज कई दिनों तक घर में छाई रही। लेकिन सीमा दीदी को ना तो किसी ने छाती से लगाया, ना ही वे दहाड़ी मार कर रोई। उनका विकसित यौवन, गदराई देह और मांसल मांसपेशियां उन्हें छाती से चिपकाने के लिए प्रत्येक परिचित जनों को कुछ देर सोचने को विवश कर देती। और छाती से सीमा दीदी को चिपकाने के लिए उठे उनके हाथ सहसा ही पीछे हट जाते। ना तो सीमा दीदी को किसी ने दुलराया चिपकाया, ना ही वे दहाड़ी मार मार कर रो सकीं। सुनी सुनी आँखें, उदास व भावहीन चेहरा, वे जहाँ बैठी होती वहीं बैठी रहती। जिस किसी की भी नज़र उन पर पड़ती उन्हें देखकर कुछ चिंतित सा हो उठता, किसी दूसरे के कान में जाकर कुछ फुसफुसाता। सीमा दीदी के कानों में कहीं कुछ न पड़ता, पर उस फुसफुसाहट की अस्पष्ट भाषा वे अच्छी तरह समझ लेती। उन्हें लगने लगा था कि जैसे कि अपने घर की 4 दीवारी में वही सबसे अधिक पराई हो गई हैं। 13वीं तक यह फुसफुसाहट कुछ गुमसुम सी भाषा में रही, पर उसके अगले दिन में वह स्पष्ट शब्दों में सुनाई देने लगी। जवान लड़की है, इसके हाथ पीले हो जाते तो शिमला का एक भारी बोझ उतर जाता। तब निश्चय ही सीमा दीदी के अकेलेपन को घर के सदस्यों के बीच पैदा होते हुए मैंने देखा था। बाबूजी के बिना सीमा दीदी एकदम अकेली पड़ गई थी। अम्मा को तसल्ली देने वाले बहुत थे, पर उनका सहयोग कभी भी सीमा दीदी को नहीं मिल पाया था। बाबूजी के जाते ही अम्मा की आंखों में घर के आंगन के बीच सीमा दीदी एक बड़ा भारी पत्थर बन गई थी। लगता था सीमा दीदी के भार का गम अम्मा के लिए बाबूजी की मृत्यु के भार से भी अधिक असहनीय हो गया था। यही कारण था कि सीमा दीदी के लिए सब कुछ अचानक ही पराया हो गया था। शायद दूसरों पर अपने बोझ का एहसास भी वे स्वयं करने लगी थी। मझली दीदी भी तो थी। बाबूजी तो उनके भी चले गए थे, मेरे भी और विपिन के भी। हम सबके बाबूजी नहीं थे तो घर आंगन तो वही था, पर सीमा दीदी के लिए तो घर आंगन भी पराए हो गए थे। इसीलिए कुछ ही दिनों में सीमा दीदी अपनी सारी चंचलता खोकर जड़ हो गई थी। परंतु जड़ होने का मतलब सीमा दीदी के लिए जीवन के प्रति उदासीन होना नहीं था। यह बात दूसरी थी कि वे अपने बोझ को अम्मा के सिर से उतारने की चिंता में अपनी उम्र से कहीं अधिक समझदार व परिपक्व हो गई थी। इसीलिए घर में चर्चा किए जाने वाले किसी भी सुझाव का विरोध उस समय उन्होंने नहीं किया। ताऊ जी बैठते, चाचा जी भी साथ देते, चाची व ताई भी राय देती, अम्मा गुमसुम उनकी हाँ में हाँ मिलाती। प्रोविडेंट फंड कितना है, इंश्योरेंस है, बैंक बैलेंस कुछ है, आदि प्रश्न पूछे जाते। सब जोड़कर 20 लाख रुपए होते थे। यह तो अच्छा है कि सिर छिपाने को बाप दादा का बनाया यह पुराना मकान है। अब इन 20 लाख रुपयों में से खींचतान करके भले घर का कोई लड़का देखकर सीमा के हाथ पीले कर ही दो। एक की नैया तो पार लगे। जवान लड़की है, तुम कहाँ तक देखभाल करोगी। छाया तो अभी 4 साल तक
ठहर सकती है। पूजा के वक्त तक विपिन संभाल ही लेगा। चाचा जी इन शब्दों के साथ ही अपने कर्तव्यों की इत्तेश्री समझते। अम्मा केवल गर्दन हिलाकर स्वीकृति दे देती। मेरे अंदर बोलने को कुछ कुल बुलाता, परंतु इतने बुजुर्गों के सम्मुख हिम्मत ना होती। आज क्या सीमा दीदी ही सबसे बड़ा बोझ बन गई हैं? केवल 19 साल की उम्र में ही? क्या होगा उनके सपनों का जो बाबूजी ने उन्हें दिखाए थे? बाबूजी थे तो सीमा दीदी का अस्तित्व ही घर में सर्वोपरि था। क्या क्या नहीं सोच डालते थे बाबूजी सीमा दीदी को लेकर। अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगा, फिर विदेश भेजूंगा, वहाँ से स्पेशलिस्ट बनकर आएगी, खूब ऑपरेशन किया करेगी, महिलाओं की भीड़ से घिरी रहेगी मेरी बिटिया, एक शानदार प्राइवेट अस्पताल बनाएगी अपने लिए, बस फिर यही सभी को संभाल लेगी। एक से बढ़कर एक होंगे मेरे बच्चे। रहने भी दो, किस दूसरी दुनिया में घूमते रहते हैं आप भी? क्यों भूल जाते हैं कि बेटी तो पराया धन होती है? उफ, मैं अपनी सीमा को कहीं नहीं भेजूंगा। जिसे गरज होगी वही शादी करेगा इससे। मैं थोड़ी ही किसी की खुशामद करने वाला हूँ। फिर वह रहेगा भी यहीं इसी के साथ। वे सीमा दीदी को झटक कर अपनी गोद में बैठा लेते और उनके बाल सहलाने लगते। तब सीमा दीदी रही होंगी यहीं 12 वर्ष की। तब बाबूजी के चेहरे से लगता उनकी हर खुशी वही थी। इतने संतुष्ट और प्रसन्न दिखाई देते जैसे कि उस खुशी से परे उन्हें कुछ और चाहिए ही नहीं था। सतत ही तो थी बाबूजी की वह खुशी। संतान जब गुणवान हो तो किसी प्रसन्नता नहीं होती। सीमा दीदी को तो न जाने किन हाथों से रचा गया था, किसी भी गुण से अछूती नहीं है। वे देखने में सुंदर, पढ़ाई में निपुण व कलाओं में प्रवीण। क्या घर क्या बाहर, सब जगह ही सीमा दीदी की धाक रहती। बाबूजी अक्सर डांस प्रोग्राम करवाते जिसमें सीमा दीदी स्टार डांसर होती थी। उनके साथ छाया दीदी व मोहल्ले की अन्य लड़कियां भी डांस प्रस्तुत करती थी। हमारे पड़ोसी डॉक्टर सूर्याभान का सबसे बड़ा बेटा सौरभ इस प्रोग्राम में विशेष रुचि लेने लगा था। धीरे धीरे सौरभ सीमा दीदी को स्वयं सुझाव देता, यह रंग तुम पर अधिक सूट नहीं करेगा, कोई सोबर कलर पहनो, इस साड़ी के साथ यह ब्लाउज मैच नहीं करेगा। अरे लिपस्टिक ठीक नहीं लगी, जरा और डार्क कलर यूज़ करो। काजल की रेखा जरा और लंबी होनी चाहिए, बाल ऐसे नहीं ऐसे बनने चाहिए। प्रोग्राम के समय भी सौरभ की आंखें सीमा दीदी के चेहरे पर टिकी रहती, और यदि सीमा दीदी की नज़रें कभी अकस्मात उसकी नज़रों से टकरा जाती तो उनके चेहरे पर हजारों गुलाबों की लाली छा जाती। यह सब किसी से छिप सकता था भला? बस छाया दीदी कुछ तो यह ईर्ष्या दीदी के प्रति पाले हुए थी कि सौरभ उनकी ओर ध्यान न देकर सीमा दीदी को ही आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनाए रहता है। दूसरे, अम्मा की आंखों में अपने आप को ऊंचा उठाने का अवसर भी वे कभी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। उन्होंने सीमा दीदी के विरुद्ध अम्मा के कान भरने आरंभ कर दिए। अम्मा को एक दिन बाबूजी के कान में कहते हुए सुना था, इस लड़की को आप इतनी छूट दे रहे हैं, फिर वह लड़का भी तो अपने जात बिरादरी का नहीं है। अरे बच्चे हैं, उनके हंसने खेलने के दिन हैं, हर बात को गलत तरीके से नहीं लेते। बाबूजी इतनी लापरवाही से कह रहे थे जैसे उन्होंने कुछ देखा ही ना हो। सचमुच बाबूजी की मृत्यु के बाद ही सीमा दीदी ने भी सौरभ के प्रति ऐसा रुख अपनाया था जैसे कि कभी कुछ हुआ ही ना हो, एकदम उससे तटस्थ। सौरभ कभी घर में आता तो सीमा दीदी को उसके सामने तक आते नहीं दिखा। दिल में आता उन्हें पकड़कर झकझोर दूं। क्या हो गया है दीदी तुम्हें? तुम्हारे अंदर की हंसने, नाचने व गाने वाली सीमा कहाँ मर गई है? बाबूजी के साथ ही? विश्वास नहीं होता कि यह वही सीमा दीदी है। सौरभ के आने में जरा सी भी देर हो जाती तो वे बेचैन हो उठती। तब वे मुझे प्यार से दुलारती, फुसलाती, पूजा जा जरा सौरभ को तो देखकर आ, क्या कर रहे हैं? मैं मुंह मटकाकर नाक चढ़ाकर उन्हें चिढ़ाती। मैं नहीं जाती, कोई ज़रूरी थोड़ी ही है कि सौरभ डांस देखे। देख पूजा, बड़ी अच्छी है ना तू, जा चली जा मेरे कहने से, मेरी प्यारी सी नन्ही सी बहन है ना तू। वे खुशामद पर उतर आती तो मैं सौरभ के घर दौड़ जाती। वही सीमा दीदी सौरभ से तटस्थ रहकर चाचा जी द्वारा भेजे गए लड़कों की फ़ोटो को बड़ी चाव से परखती और अपनी सलाह देती। मेरे मस्तिष्क में दो विपरीत विचारों का संघर्ष चलता रहा।
क्या सीमा दीदी विवश होकर ऐसा कर रही हैं, या फिर बाबूजी के मरते ही उन्हें इतनी समझ आ गई कि अपना जीवन साथी चुनने के उचित अवसर पर यदि वे जरा सी भी नादानी दिखा बैठीं तो उनका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। एक दिन उनके हृदय की थाह लेने के लिए मैं कह ही बैठी, दीदी क्या इन फोटोज़ में सौरभ का फ़ोटो भी लाकर रख दूं? उन्होंने अत्यंत संयत मन से मेरे गाल थपथपा दिए थे। पूजा, हंसी खेल अलग वस्तु होती है और जीवन साथी चुनने का उत्तरदायित्व अलग होता है। सौरभ अभी मेरा भार वहन करने योग्य नहीं है। तब मैं समझ पाई थी कि सीमा दीदी ने अपने बोझ से हम सबको मुक्त करने के लिए उनके बोझ को वहन न कर सकने योग्य सौरभ की फ़ोटो को अपने मानस पटल से पूछ दिया था। उन्होंने अपनी कुशाग्र बुद्धि से ऐसे योग्य, स्वस्थ, सुंदर व कमाऊ पति का चुनाव किया था कि सभी ने उनकी रुचि की प्रशंसा की थी। दुल्हन बनी सीमा दीदी जिस समय जीजा जी के साथ अपना जीवन रूपी सफ़र तय करने को कार में बैठी, उनके चेहरे पर कहीं भी कोई ऐसा भाव नहीं था जिससे किंचित मात्र भी प्रकट होता कि वे विवश होकर उनकी दुल्हन बने हैं। उनकी विदा होते ही अम्मा के घूटे निश्वासों को स्वतंत्रता मिल गई थी। यही तो अंतर है लड़का लड़की में। बाप की सारी कमाई खर्च करवा कर चली गई। इसकी जगह लड़का होता तो कुछ ही वर्षों में सहारे योग्य हो जाता। उधर छाया दीदी का पाठ घर में प्रमुख हो गया। बाबूजी ने वास्तव में कहीं गड़बड़ की होगी दोनों दीदियों के नाम रखने में। छाया तो बड़ी दीदी का नाम होना चाहिए था, जो आज भी घर के लिए प्रकाश स्तंभ है। छाया दीदी तो अपने नाम का विरोधाभास हैं। उनके मन में तो अंधकार ही रहता है। सीमा दीदी घर से क्या गई, मेरे लिए तो सब कुछ अंधकारमय हो गया था। अम्मा ने तो बचपन से ही मुझे प्यार कभी नहीं दिया। विपिन भैया के बाद वे मेरी जगह एक और लड़के की आशा लगाए बैठी थी। उधर मजली दीदी उन्हें इसलिए प्यारी थी कि वे विपिन भैया को आसमान से धरती पर हमारे घर में खींच लाई थी। मजली दीदी घर में रोशनी लाने वाली समझी जाती थी, इसीलिए उन्हें छाया नाम भी दिया गया। अम्मा द्वारा रखा गया मेरा नाम अब शकुनी है। छाया दीदी की आज़ादी सीमा दीदी के जाने के बाद प्रतिदिन बढ़ती गई और सारे घर गृहस्थी का बोझ मुझ पर ही लाद दिया गया। सीमा दीदी के डांस प्रोग्राम घर पर ही होते थे। उनमें हम सबकी प्रसन्नता सम्मिलित थी, पर छाया दीदी तो अधिकतर बाहर ही रहती। एक कार्यक्रम समाप्त होता तो दूसरे में जुट जाती। उन्हें खूब पुरस्कार मिलते तो अम्मा उनकी प्रशंसा के पुल बांध देती। मुझे प्रोत्साहित करने वाला घर में कोई नहीं था। नाच गाने से मेरा संबंध छूटकर केवल रसोई से रह गया। बस कभी विवश हो जाती तो सीमा दीदी को याद करके रोती, मन हल्का हो जाता। बाद के 5 वर्षों में मेरे लिए कुछ सहारा था तो सीमा दीदी से फ़ोन पर बात करना। कितनी तसल्ली होती थी जब सीमा दीदी प्यार से फ़ोन पर मुझसे बातें करती। एक बार उन्होंने मुझसे फ़ोन करके पूछा, पूजा, मैं जानती हूँ कि तू मेरे बिना कैसी ज़िंदगी जी रही होगी, परंतु तू धैर्य मत खोना। ज़िंदगी में हर स्थिति का सामना करना ही पड़ता है, उसे भागना कायरता है। मैं यह कभी सुनना नहीं चाहूँगी कि पूजा कायर है। सच पूछो तो सीमा दीदी का जीवन ही मेरे लिए प्रेरणा स्रोत था। सबसे अधिक प्रेरणा तो मुझे तब मिली जब मुझे यह पता चला कि विवाह के बाद भी सीमा दीदी अपनी पढ़ाई कर रही थी। जीजा जी के रूप में उन्हें ऐसा जीवन साथी मिला जो केवल पति नहीं था, बल्कि बाबूजी की भांति उन्होंने सीमा दीदी को संरक्षण देकर बाबूजी के सपने को साकार करना चाहा था। 12th तक सीमा दीदी के पास साइंस तो था ही। उन्होंने मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास कर ली और उन्हें एक मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल गया। वे अपनी प्रतिभा के कारण हर वर्ष एक एक सीढ़ी चढ़ती चली गई। जीजाजी इंडियन एयरलाइंस में पायलट के पद पर कार्यरत थे। अक्सर कई कई दिनों तक वे बाहर चले जाते। सीमा दीदी का समय अपनी पढ़ाई व कॉलेज में बीतता। कितने सुचारू ढंग से चल रहा था सीमा दीदी का जीवन। डॉक्टर बनकर सीमा दीदी कॉलेज से निकली तो जीजाजी ने उस खुशी में एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया था। उस दिन जीजाजी खुशी के कारण अपने होशो हवास भी खो बैठे थे। सबके बीच सीमा दीदी को बाहों में भर कर उठा लिया था। आज मुझे लग रहा है मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा।
इसलिए नहीं कि हमारी श्रीमती जी डॉक्टर बनी हैं, बल्कि इसलिए कि हमारे ससुर जी की इच्छा पूर्ण हो गई है। उनकी बेटी डॉक्टर बन गई हैं। वे सीमा को डॉक्टर बनाना चाहते थे। सभी लोगों ने उनके हृदय की सद्भावना को देखकर तालियां बजाई थी। सीमा दीदी लाज की मारी दोहरी हुई जा रही थी। उस समय जीजाजी ने विपिन व हम दोनों बहनों को भी बुलाया था। कितने ही ढेर सारे उपहार लिए हम प्रसन्नतापूर्वक लौट आए थे। फिर एक घटना और घटी, कितनी अनचाही, कितनी अवांछित। जीजाजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर आग की लपटों में समा गया था। साथ ही सभी यात्री और जीजाजी की कंचन काया भी। जिसने भी सुना वहीं जड़ हो गया। अम्मा ने माथा पीट लिया। हम सब बहन भाई एक दूसरे को ताकते भर रह गए, एकदम जड़ और शून्य होकर। सीमा दीदी अपना वैधव बोझ लिए घर लौट आईं। वैधव दुख हृदय में होने पर भी अब की बार सीमा दीदी के चेहरे पर एक गहन आत्मविश्वास का भाव था, क्योंकि अब वे घर का बोझ बनकर नहीं, घर के बोझ को हल्का करने की शक्ति हाथों में लिए आई थी। जीजा जी के पैसों से सीमा दीदी ने अपना क्लिनिक बनवाना आरंभ कर दिया। साथ ही एक दुकान किराए पर लेकर महिलाओं व बच्चों का इलाज भी करने लगी। गृहस्थी की जो गाड़ी हिचकौले खाती चल रही थी, वह फिर से सुचारू रूप से चलने लगी। बाबूजी की जगह सीमा दीदी ने संभाल ली। हर कार्य सीमा दीदी की सलाह से होने लगी। सीमा दीदी के प्रति अम्मा के बर्ताव में धीरे धीरे अंतर आने लगा। वे उन्हें अपने बड़े लड़के की उपाधि देने लगी। सभी खुश थे, परंतु मझली दीदी अपना स्थान छीन जाने के कारण रुष्ट सी रहती। लेकिन सीमा दीदी ने अपने अधिकार का दुरुपयोग कभी नहीं किया। हम सबकी खुशी को ही उन्होंने अपनी खुशी समझा था। छाया दीदी के ढेर सारे पुरस्कारों को देखकर उन्होंने खुशी से कहा था, अरे छाया, तूने तो कमाल कर दिया, इतने पुरस्कार जीत लिए। तू तो वास्तव में ही छिपी रुस्तम निकली। सच पूछो तो दीदी, इसका श्रेय सौरभ को है। जानती हो, वह आजकल अच्छे अच्छे ड्रामों का निर्देशक है। पुणे से कोर्स करके आया है। उसी के सही निर्देशन में मैंने ये ढेर सारे पुरस्कार। बीच में ही सीमा दीदी ने छाया दीदी को अपने अंक में भर लिया था। मैं तो पहले ही जानती थी कि सौरभ के लिए उसकी कला केवल शौक ही नहीं, नशा है। कितनी प्रसन्नता की बात है कि वही सौरभ तुझे साथ लेकर चला है। सौरभ तब अक्सर घर आने लगा था। जब भी किसी ड्रामे या प्रोग्राम की तैयारी करनी होती, वह छाया दीदी को लेने आ पहुंचता और फिर छोड़ जाता। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी में रात को कभी 1 बजा होता तो कभी इससे भी अधिक देर हो जाती। मोहल्ले भर में छाया दीदी और सौरभ के बारे में बातें होने लगी थी। एक दिन अम्मा ने ही सीमा दीदी से कहा, बहुत दिनों से सुनती आ रही हूँ सीमा ये सब बातें। लोग ठीक ही तो कहते हैं, जवान लड़की है, इतनी रात गए तक वह इसे छोड़ने आता है। सोचती हूँ अब छाया के हाथ भी पीले कर देने चाहिए। सीमा दीदी ने लापरवाही से एक हंसी के साथ कहा, अम्मा, लोग जिस ढंग से सोचते हैं ना, एक कलाकार उस ढंग से नहीं सोचता, क्योंकि उसे तो केवल अपनी कला की ही धुन होती है। सौरभ को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। रात को छाया यदि उसके संरक्षण से घर लौटती है तो ठीक ही करती है। तू तो अपने बाप से भी 2 कदम बढ़कर है। उन्होंने क्या कभी सुनी थी मेरी जो तू सुनेगी? अम्मा ने खींच कर कहा था। बाबूजी ने तो कभी भी गलत नहीं सोचा था। जो कुछ भी वे सोचते थे कितना सही होता था। सीमा दीदी के उत्तर से अम्मा निरुत्तर हो गई थी। एक दिन बाबूजी की ही तरह उन्होंने मुझसे और छाया से डांस प्रोग्राम करने का अनुरोध किया। वे मेरी छूटी हुई कला को मुझसे फिर जोड़ना चाहती थी। दूसरे सौरभ व छाया के डांस के समय पारस्परिक हाव भाव कैसे रहते हैं इसका अंदाजा भी करना चाहती थी। छाया दीदी ने सौरभ से सीमा दीदी की इच्छा बताई तो वह पूर्ण उत्साह से तैयारी में जुट गया। एक छोटे से ड्रामे की तैयारी भी साथ ही होने लगी। मोहल्ले भर में खुशी की लहर दौड़ गई। हीरोइन थी छाया दीदी। उनके मेकअप के लिए सौरभ के वही सुझाव। छाया दीदी के मुख पर विजय भरी मुस्कान दौड़ जाती। उधर मेरी आंखों के आगे सीमा दीदी का लाज से सुकुचाया वही चेहरा घूम जाता जब वे स्वयं छाया दीदी के स्थान पर होती थी। मैं कई बार सोच कर रह जाती, सीमा दीदी चाहे तो अब भी सौरभ को पा सकती है, परंतु सीमा दीदी को अपने से ज़्यादा चिंता हम सबकी थी। इसलिए उन्होंने
उस और कभी सोचा ही नहीं। कभी सोचा भी होगा तो छाया की खुशी उन्हें अपनी खुशी से भी अधिक प्यारी लगी होगी। अपने को भुलाकर वे सादी सी सफ़ेद साड़ी में जिम्मेदारी लिए घर से क्लिनिक और क्लिनिक से घर भागती रहती, केवल कुछ क्षणों का विश्राम। रात को भी पूरी नींद नहीं सोती। कभी कोई डिलीवरी केस अटेंड कर रही हो तो कभी कोई सीरियस केस। हमारा सबका जीवन पटरी पर लौट आया था। वही सब पुराने ठाट बाट, घर में नौकरों चाकरों की व्यवस्था, अम्मा के लिए अच्छी से अच्छी खुराक व दवाई का प्रबंध। मेरी व विपिन की पढ़ाई फिर से सुचारू रूप से चालू हो गई थी। घर में ट्यूशन का प्रबंध हो गया। छाया दीदी की प्रतिदिन की नई नई पोशाकों व श्रृंगार प्रसाधनों की मांग की पूर्ति हो जाती। परंतु सीमा दीदी, उन्हें एक दिन सौरभ के साथ कहीं बाहर जाते देखा था। मरीज से ज़बरदस्ती छुट्टी पाकर वे सौरभ के साथ उसकी गाड़ी में गई थी और कुछ ही घंटों बाद लौट भी आई थी। तब छाया दीदी को बहुत बुरा लगा था। मैं तो काम से उसके साथ जाती हूँ, इन्हें भला दुनिया क्या कहेगी कि विधवा होकर एक कुंवारे लड़के के साथ। उस दिन अम्मा का गुस्से से कांपता हाथ छाया दीदी के गाल पर चटाक से पड़ा था। ऐसी बातें कहती है बेशरम, उसके लिए तू अभी भी समझ नहीं पाई है उसे। मैं जानती हूँ वह क्यों गई है। सप्ताह भर बाद ही जब सीमा दीदी ने घर में यह घोषणा की कि वे छाया का विवाह सौरभ से करेंगी, तो छाया का चेहरा आत्मगलानी से काला पड़ गया था। सीमा दीदी ने बड़े चाव और उत्साह से छाया दीदी के साथ जाकर एक चीज़ उसकी पसंद की खरीदी। अम्मा व हम सब देखते रहते। सीमा दीदी कभी बाजार जा रही है तो कभी क्लिनिक, कभी इधर उधर भाग रही है तो कभी उधर। उनके थके चेहरे को देखकर अम्मा बोली थी, ऐसे तो तू चारपाई पकड़ लेगी, इतना क्यों थकती है। छाया तू अपना सामान स्वयं खरीद कर ला सकती है। उसके लिए यह दिन फिर कभी नहीं आने वाला है। अम्मा, वह लाएगी तो ऐसे ही लोभ करके सस्ता सामान उठा लाएगी। मैं जानती हूँ उस कंजूस को। छाया दीदी के सबसे अधिक फिजूल खर्च होते हुए भी सीमा दीदी ने ठीक पिताजी वाले अंदाज से कंजूस बना दिया था। मेहमानों से घर भर गया। चारों ओर चहल पहल थी। सीमा दीदी ने सब इंतज़ाम कर दिए थे। सभी रिश्तेदार सीमा दीदी की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। ऐसी बेटी के सामने तो अच्छे अच्छे लड़के भी नहीं ठहर पाएंगे। कौन लड़का करता है आजकल अम्मा व बहन भाइयों की इतनी परवाह। चारों ओर यही चर्चा। विवाह संपूर्ण रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। विदाई का समय हो गया। छाया दीदी कार में सौरभ के पास बैठी तो उन्होंने एक विजय भरी मुस्कान लिए सीमा दीदी की आंखों में झांका। उस मुस्कान से सीमा दीदी का चेहरा एक अद्भुत प्रसन्नता से खिल उठा, जिसे छाया दीदी आजीवन समझ नहीं पाएंगी। वह प्रसन्नता एक ऐसे खिलाड़ी की प्रसन्नता थी जो अपने साथी की जीत की खुशी प्रदान करने के लिए स्वयं अपनी हार स्वीकार कर लेता है, परंतु अपने साथी को यह विदित भी नहीं होने देता कि वह जानबूझकर हारा है। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। आशा करते हैं कि कहानी का कॉन्सेप्ट भली भांति आपको समझ आ चुका होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।